जब जब बजट नजदीक आता है सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स पेयर्स की बन जाती है, खासतौर से इनकम टैक्स पेयर्स की, कि शायद बजट में कुछ मिल जाए ऐसी चीजें जिससे हमें टैक्स बचाने के कई सारे और साधन मिल जाए, टैक्स का जो बोझ है वो कम हो जाए, टैक्स की देनदारी कम हो जाए। तो इस बार बजट को लेकर क्या क्या उम्मीदें की जा रही हैं और ये पूरा होना कितना संभव है, इसी पर फोकस होगा हमारा ये खास शो बजट स्पेशल टैक्स गुरु। और टैक्स पेयर्स की नब्ज को हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली और गौरी चड्ढा से बेहतर कौन समझता है, जो आज हमारे शो के खास मेहमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं पुराने टैक्स रिजीम में ही बने हुए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर तौर पर टैक्स की देनदारी को लोग कम करने की अपेक्षा लगाए बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, टैक्सीनेशन का काम करना चाहिए बजट का, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं और आज के शो में भी यही थीम बना के चलेंगे कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। जी हाँ, जो स्लैब्स की बात है लक्ष्मण, वहां पर हमने देखा स्लैब 5% जो ओल्ड रेजिम की हम बात करें, जो पुरानी सिस्टम अभी फिलहाल हम लोग ओल्ड रेजिम की बात करें, 20% आ जाता है जी, 5% से 20% पर आ जाता है। तो बीच में एक गैप रह रहा है, जिस गैप की वजह से बहुत सारे लोग बीच में या तो स्किप कर जाते हैं या वो कोशिश करते हैं कि 20 से अपने आप को 5 में रखने की। आपको पता है लोग फिर तिगड़म भी लगाते हैं, तरीके निकाले जाते हैं, सोचा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस गैप को भर देना चाहिए। ये 5 और 20 के बीच में एक 10% या 15% का एक स्लैब और क्रिएट होना चाहिए। और ये जब से ये 10% हटा है लक्ष्मण, तभी से ये गैप बना हुआ है। गैप बना हुआ है, इस गैप को कम करना चाहिए। गौरी, आप भी इनसे सहमत हैं कि ऐसा करना संभव नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल लक्ष्मण, मुझे जहाँ तक लगता है डेफिनेटली ये करना चाहिए। 20% 5% के बाद सीधा 20% पे चला जाता है तो टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है लोगों का। हालांकि सरकार क्योंकि न्यू रिजीम लेके आई है और न्यू रिजीम मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं की है, बहुत कम लोग न्यू रिजीम में गए हैं। और क्योंकि ये बड़ी लेटेस्ट रिजीम है तो मुझे लगता है कि सरकार शायद ओल्ड रिजीम में कुछ चेंजेस ना करके न्यू रिजीम में चेंजेस करे, ताकि ज्यादातर लोग न्यू रिजीम में किस तरह के बदलाव सरकार कर सकती है। लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में एक जो बात बार बार निकल कर सामने आ रही है वो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के। चूंकि महंगाई भी बढ़ी है, लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो एक सीधा सा तरीका होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप बढ़ा दीजिए। इसका सीधा फायदा इनकम टैक्स पेयर्स को मिल जाता है बगैर किसी झंझट के। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के पक्ष में है गौरी, और आपको लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, मैं आपको बताऊं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो एक तरह से मेडिकल और ट्रांसपोर्ट को हटा के स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए थे। तो कुछ एक्स्ट्रा सरकार ने कभी भी नहीं दिया था, हालांकि पहले 40,000 की, फिर 50,000 की। तो एज सच कुछ बहुत एक्स्ट्रा सरकार ने कोई डिडक्शन सैलरीड क्लास को नहीं दी थी। अब क्योंकि कोरोना टाइम है, इस टाइम पे ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके कुछ खर्चे हुए, कुछ उन्होंने ऑफिस बनाया घर में, कुछ फर्नीचर खरीदा, बिजली का बिल बढ़ गया, वाईफाई का बिल बढ़ गया, अपना ऐसे खाने पीने का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मीटिंग अगर घर पे कर रहे हैं तो बिजनेस प्रमोशन का खर्चा बढ़ गया और ये सारे खर्चे उनके बढ़ गए। तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ा देना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रही थी कि ऐसी शायद कहीं बात भी चल रही है कि इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 75,000 तक मुझे लगता है किया जा सकता है। 75,000 कोहली साहब? हाँ लक्ष्मण, ये तो देखिए जितना आए उतना कम है, पर 75 अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो 55, 60, 65 जहाँ भी जाके गाड़ी ठहरे उसका स्वागत ही किया जाएगा। बिल्कुल, खर्चे बढ़ गए घर बैठ के। तो मैं तो देखता हूँ लोग काम करते रहते हैं लक्ष्मण, दिन में 5, 7, 8 बार तो चाय पी जाते हैं और चिप्स खा जाते हैं, कभी मैगी बना, कभी नूडल्स बना, कभी कुछ कर, और वाईफाई भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक कहा गौरी ने, बहुत खर्चे बढ़ गए। तो ये इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। और इन्फ्लेशन तो हम सब जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% से ऊपर बना हुआ है और वो बहुत चुभ रहा है लोगों को। मुझे लग रहा है कि उसमें ये राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की बहुत स्वागत करने योग्य होगी। हालांकि मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में ये जो खर्चे जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि इसमें कंपनी काफ़ी हद तक हिस्सा वहन तो करती है लेकिन अपना खर्चा भी इसमें हो जाता है, जिन खर्चों का जिक्र आपने किया। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये खर्च बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक चर्चा ये भी आ रही थी कि वर्क फ्रॉम होम के एवज में भी कुछ टैक्स में रियायत देने के विकल्प पर विचार करना चाहिए, कुछ सुझाव भी आए थे। आप इससे कितने सहमत हैं कोहली साहब? बिल्कुल, देखिए एक वर्क फ्रॉम होम अलाउंस ला दिया जाए लक्ष्मण, तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप जो लोग, जिन कुछ कंपनीज ने, मैं ऐसी जानता हूं लक्ष्मण, जिन्होंने
वर्क फ्रॉम होम को परमानेंट कर दिया। मतलब कल को ये कोरोना साहब नहीं भी रहेंगे तब भी आप घर से ही बैठ के काम करेंगे, जो आईटी बेस्ड कंपनीज है खासकर। तो मुझे लग रहा है एक वर्क फ्रॉम होम अलाउंस उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि हमेशा के लिए परमानेंटली घर से काम कर रहे हैं, अगर लाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ये एक नई प्रणाली है, एक नया काम करने का तरीका है, तो उसके लिए एक नया अलाउंस भी आ जाए तो इसमें क्या हर्ज है बताओ। बिल्कुल। इसमें गौरी एक जो मुद्दा है जो आपने अभी कहा भी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक बार बार ये मुद्दा आता है जब भी बजट आता है, कई लोग सुझाव भी देते हैं कि जो भी डिडक्शन है उसको हम लोग क्यों ना इन्फ्लेशन से लिंक कर दें, यानी जितनी महंगाई बढ़ती जाए उस हिसाब से उसी रेशियो में आपका डिडक्शन भी बढ़ता जाएगा। ये अगर इनकम टैक्स पेयर्स की तरफ से मांग है तो ये पूरा कर पाना संभव कितना अगर किया जाता है तो इससे टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल लक्ष्मण, ये तो बहुत वेलकम स्टेप होगा अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर हम जैसे देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की हम बात करें तो वो आपके इंडेक्स से इंडेक्सेशन होके आपको एक तरह से इन्फ्लेशन का बेनिफिट दे के जाता है और उसके बाद आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, 80C की लिमिट की, या ऐसे जो कॉमन सेक्शंस हैं इनकी लिमिट की, तो ये स्टैग्नेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते या कम होते नहीं है। अगर हम देखें पिछले कई सालों में ये लिमिट्स को बढ़ाया नहीं गया है, तो या तो स्ट्रेट इनको बढ़ा दिया जाए, सीधा सीधा इनको बढ़ा के या तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख कर दिया जाए, या इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए, इन्फ्लेशन से लिंक्ड कर दिया जाए और उसके बाद इसका बेनिफिट दिया जाए। तो मुझे लगता है जो टैक्स पेयर्स हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी और इससे उनका काफ़ी टैक्स बच पाएगा। कोहली साहब, इसमें एक जो मुझे दिक्कत दिख रही है वो ये है कि इन्फ्लेशन का ऊपर होना नीचे होना, वो कारोबारी साल में भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, हर हफ्ते इन्फ्लेशन आता है, हर महीने आता है, तो इसको आप इनकम टैक्स के साथ लिंक कर देंगे तो थोड़ा सा पेचीदा नहीं होगा? नहीं, पेचीदा तो हो जाएगा लक्ष्मण थोड़ा, पर देखिए अगर पेचीदा होता है और साथ में टैक्स पेयर्स को राहत मिलती है, और भी तो कई नियम ऐसे हैं लक्ष्मण जो कि टैक्स में बहुत पेचीदा हैं। आज भी हम देखें बहुत ऐसे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन होता है और लीव एनकैशमेंट का मेथड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेचीदा हैं। तो अब पेचीदा के साथ एक और पेचीदा जो जुड़ जाए और साथ में राहत मिल जाए, मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात मैं लक्ष्मण एक करना चाहूंगा जो आप भी जिससे इत्तेफाक रखेंगे, वो है इंसेंटिव्स की। टैक्स हमारे देश में लक्ष्मण कुल 1.5 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं, मतलब जो टैक्स असल में जेब से जमा कराते हैं। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ उनको ऐसा इंसेंटिव आना चाहिए लक्ष्मण, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स से जुड़े। और इंसेंटिव्स आप कहेंगे तो मैं तो 15-20 गिनवा दूंगा, पर 3-4 गिनवाए जाएं। बच्चों के स्कूल के एडमिशन में प्रेफरेंस हो गया, लोन रेट सब्सिडाइज हो जाए, डिपॉजिट रेट फालतू मिले, कुछ ऐसे इंसेंटिव जिससे कि आम आदमी जो असल में टैक्सेबल है और टैक्स नहीं देता है, अपनी मर्जी से नहीं देता है, वो टैक्स के ब्रैकेट में आ जाए। और सरकार का तो लक्ष्य भी है टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ाना लक्ष्मण। चूंकि इसके कई सारे रास्ते और भी हो सकते हैं, इस पर शो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा मैं जो गौरी ने शुरू में उठाया था उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो नए टैक्स रिजीम में अभी तक जो लोग हैं, आपके पास कई सारे टैक्स पेयर्स आते होंगे, कितने आकर्षित हो पाते हैं इस नए टैक्स रिजीम से, और नहीं आकर्षित होते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, नया टैक्स रिजीम में सबसे बड़ी जो खामी रही, और हालांकि इसको सोच के लाया गया था, कि इसमें आपको कोई भी डिडक्शन, कोई भी बेनिफिट, चाहे वो हाउसिंग लोन हो चाहे कुछ भी हो, आपको नहीं मिलेगा। 80C हो, 80D हो। और लोग सेविंग्स करना, मैं समझता हूँ एक अच्छी आदत है, और सेविंग्स करके टैक्स बचाना उससे भी अच्छी आदत है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो सेविंग्स से महरूम रखा गया टैक्स पेयर्स को, वो कहीं न्यू रेजिम के लिए भारी पड़ा, और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि न्यू रेजिम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई टैक्स पेयर्स में। बहुत ज्यादा लोग जब कंपेयर करते हैं, दोनों से टैक्स निकालते हैं, तो पता लगता है साहब ओल्ड रेजिम में अच्छा है, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उन्होंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, पीएफ में इन्वेस्ट किया है, मेडिकल इंश्योरेंस है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो इसकी वजह से वो नई वाली रेजिम कहीं पीछे की सीट पे चली जाती है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें एक मेरी राय ये है कि अगर आप वही सारे एग्जम्पशन, वही सारे छूट, या फिर कहें जो आपकी भाषा में केक को उसी तरह से सजा दिया गया, तो ओल्ड रेजिम और नए रेजिम में कोई बहुत फर्क रह नहीं जाएगा। तो जो नए रेजिम लाने के पीछे मकसद है, शायद वो बहुत हद तक काम पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा। ये वजह कि इसमें बहुत सारे एग्जम्पशन को, बहुत सारे छूट को बाहर रखा गया। खैर, इस पर काफ़ी लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन टैक्स बचाने के और भी कई सारे तरीके हैं, कई सारी अपेक्षाएं हैं। इस बजट को लेकर इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल टैक्स गुरु, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को पूरा कर पाना कितना मुमकिन है। और शो की शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि इस बजट स्पेशल को जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चला हुआ है चारों तरफ, इसको टैक्सीनेशन क्यों ना कहा जाए, यानी टैक्स के मोर्चे पर सरकार एक बड़ी राहत दे, और हमारे टैक्स गुरु भी इससे काफ़ी हद तक सहमत थे। तो इसका टैक्सीनेशन का एक जो जरिया होता है वो होता है हाउसिंग लोन को लेकर के। हाउसिंग लोन में कई लोग चाहते हैं कि हमें रियायत दी जाए, और इसकी मांग सिर्फ इनकम टैक्स पेयर्स नहीं करते हैं, बल्कि इसकी मांग इंडस्ट्री वाले भी करते हैं। क्योंकि हाउसिंग लोन में अगर रियायत दी जाती है टैक्स के मोर्चे पर, तो सिर्फ टैक्स पेयर्स को राहत नहीं मिलती है, बल्कि हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलती है, और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए दूसरे जो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, उनको भी बड़ा बूस्ट मिलता है। तो एक तीर से कई सारे निशाने साधे जाते हैं। पिछली बार इससे पहले कई बजट के दौरान सरकार ने हाउसिंग लोन के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव भी किया था। तो इस बार क्या उम्मीद करनी चाहिए कोहली साहब? हाउसिंग लोन मुझे लग रहा है लक्ष्मण के सरकार का जो लक्ष्य है, हर सर के ऊपर छत, मैं समझता हूं उससे ये सीधा सीधा मेल खाता है। और जो 2 लाख की डिडक्शन है जो आपको ब्याज पर मिलती है लक्ष्मण, वो मुझे लग रहा है कि वो अब थोड़ी आउटडेट हो चुकी है, क्योंकि घरों के साइज बड़े हो गए हैं, प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, और उसके रिक्वायरमेंट, लोन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, ज़्यादा लोन लिया जा रहा है। तो जब ज़्यादा लोन लेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट जाएगा, और अगर आपको सारा का सारा इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है वो एक विन विन सिचुएशन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उससे एक तीर से कई निशाने लगते हैं। और दूसरा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सबसे बड़ी बात इसमें लक्ष्मण, उसको एटीसी की भीड़ भाड़ में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो वहां पर फिट किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा है अगर वो प्रिंसिपल के लिए अलग से एक डिडक्शन बनाई जाए तो वो और ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि आपको हाउसिंग लोन का पूरा बेनिफिट आप उठा पाएंगे एज ए टैक्स पेयर। इसमें गौरी, हाउसिंग लोन को लेके वाकई कई सारे सुझाव भी आते हैं, लोग अपेक्षा भी रखते हैं। तो जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि जो प्रिंसिपल है उसको एटीसी की भीड़ भाड़ में मत रखिए, उसको अलग कर दीजिए। तो मान लिया जाए अलग करने की बात आती है, तो आपकी राय क्या है? क्या अलग करके कोई सीमा बांध दी जाए इसकी कि हाँ इतना आप इस प्रिंसिपल पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं एटीसी के तहत ही रखना बेहतर होगा? जैसे लक्ष्मण, सेक्शन 80E की अगर हम बात करें, एजुकेशन लोन, तो उसमें जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो सारा का सारा आपको टैक्स एग्जेम्पशन देता है। मुझे लगता है उसी तरह से जो हाउसिंग लोन है उसका जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं पहले तो वो सारा आपका एग्जेम्प्ट होना चाहिए, जैसे वो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में होता भी है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में सिर्फ 2 लाख तक एग्जेम्पशन है। और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ठीक है, मैं मानती हूँ कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल आप नहीं एग्जेम्प्ट कर सकते। तो जैसा कोहली साहब ने कहा कि उसको वहाँ से 80C से हटा के बाहर कर दीजिए, उसको 80C से हटा के आप उसमें कुछ भी डिडक्शन दीजिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जो भी, लेकिन कम से कम उसको 80C से अलग रखेंगे तो 80C तो लोगों का ऐसे ही कवर हो जाता है, LIC से, ट्यूशन फीस से, PPF से। तो उनको हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल, उसका बेनिफिट उठाने का मौका कहीं मिलता नहीं है। तो उसको अगर बाहर करेंगे तो जो भी उस पर लिमिट रखी जाए 1 लाख, 1.5 लाख, मुझे लगता है वो सब कुछ ही बहुत वेलकम स्टेप होगा। मुझे लगता है कॉलेज इसे सिर्फ हाउसिंग लोन को लेकर ही नहीं, बल्कि अगर आप 80C से बाहर करते हैं तो 80C के जो दूसरे कंपोनेंट है जहां पे लोग पैसा लगा सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, वहां भी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। जी हाँ लक्ष्मण, हर साल और हर बजट में हम उम्मीद रखते हैं कि जो 1.5 लाख की ऊपर बर्फ जम गई है बिल्कुल, और ये हिल नहीं रहा है अपनी जगह से बहुत टाइम से, ये शायद इधर उधर किया जाए। तो मुझे लग रहा है अगर सरकार 1.5 लाख इसको बढ़ाना नहीं चाहती है तो इसकी भीड़ भाड़ को कम करने का तरीका यही है कि आप लोन प्रिंसिपल उसमें से जैसे निकालते हैं तो उसका रूम बन जाता है, खासकर जिन्होंने लोन लिया हुआ है। और लक्ष्मण, मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा, दुनिया के 102 मिलियनियर्स ने कहा कि ये हमारे ऊपर टैक्स लगाइए, ये सही टाइम है। पर जो मिडिल क्लास और छोटा टैक्स पेयर है उसकी डिमांड उल्टी है कि हमारे ऊपर टैक्स घटाइए साहब, हमारे ऊपर टैक्स लगाइए नहीं। तो मुझे लग रहा है एटीसी एक बहुत बड़ा जरिया है सरकार के पास इन छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देने का। हाउसिंग लोन को लेके एक और बात है, जो यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो फ्लैट रहता है। तो यहाँ पे कई लोगों की राय ये आई कोहली साहब कि चूंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती जाती है उसके मेंटेनेंस पे खर्च बढ़ता जाता है, तो प्रॉपर्टी के एज के हिसाब से इसको क्यों ना लिंक कर दिया जाए। ये कितना आपको फिजिबल और लॉजिकल दिख रहा है? बिल्कुल लॉजिकल तो बिल्कुल दिखता है लक्ष्मण। 30% अभी आपको जो हाउसिंग रेंट आता है, जिसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कहते हैं, उस पर 30% की डिडक्शन मिलती है।
अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती जाती है, कहीं को दरवाजा टूट गया, कहीं को दीवार चिप ऑफ हो गई, पेंट की बार बार जरूरत पड़ती है, फ्लोर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रूफ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लग रहा है जैसे 25 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो उसके ऊपर आप एक्स दे दीजिए। जब प्रॉपर्टी 25 साल से ऊपर 5-5 साल होती जाए, आप 5-5% वो बढ़ाते जाइए। मुझे लग रहा है कि जो प्रॉपर्टीज पुरानी है उसके ऊपर खर्च ज्यादा होता है, रिपेयर ज्यादा होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होती है, तो उसको लिंक कर देना चाहिए प्रॉपर्टी की एज से। जो नई प्रॉपर्टी है उसके आप और आप कम रखिए, पर पुरानी प्रॉपर्टीज के ऊपर इसको एज लिंक्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन होनी चाहिए। तो गौरी, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल तो आया नहीं, बिल को लेकर कई सारी संभावनाएं अटकलें चल रही थी। अब चूंकि फाइनेंस बिल आता है जो साल में एक बार ही आता है अमूमन, तो यहाँ पे लोगों को अपेक्षाएं हैं कि शायद क्रिप्टो को लेकर टैक्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, टैक्स का ढांचा क्या रहेगा, सरकार यहाँ पे कुछ सफाई देती हुई दिखेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि अभी तक बिल आया नहीं है और बहुत लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोज़ ऐसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और क्लैरिटी कहीं भी नहीं दी गई है एक्ट में। तो मुझे लगता है कि इस बजट में इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए। हालांकि जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सोर्सेज से पता लग रहा है कि आई थिंक इस बजट में भी कोई क्लैरिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि लोग आज भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्रिप्टो पे टैक्स, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो टैक्स देना है या नहीं देना है। हालांकि हम लोग भी आपके साथ कई शोज कर चुके हैं जिन पे हमने बताया है कि टैक्स तो आपको देना ही है और किस तरह से देना है वो भी समझाया, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि क्रिप्टो पे टैक्स देना ज़रूरी है क्या, और उस टैक्स को बचाने के तरीके भी वो निकालते रहते हैं। तो डेफिनेटली कहीं क्लैरिटी आएगी कि क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास कैसा है और उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे आपको शो करना है रिटर्न में, और ये सारी चीज़ें जहाँ क्लैरिटी मिलेगी तो मुझे लगता है लोग थोड़ा सा खुल के इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और उनको पता लगेगा कि ये बैन होने वाली है या नहीं होने वाली है, रेगुलेट होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं जो अगर इस बजट में नहीं तो बजट के जस्ट बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए। कोहली साहब, चूंकि क्रिप्टो पे बिल अभी तक आया नहीं है, ऐसे में टैक्स को लेकर क्लैरिटी अगर देना चाहें तो किस तरह की क्लैरिटी दी जानी चाहिए? और दूसरी बात, अभी भी कई लोग क्रिप्टो से कमाई कर रहे हैं, बायाब्ता उन लोगों ने पैन दे रखा है, उसके जरिए पैसा आता है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को आप लोग क्या सलाह देते हैं? जो क्रिप्टो से कमाई हुई है उसको किस हेड में दिखाते हैं आप लोग? और पहला सवाल, जैसे मैंने बताया था, कि सरकार को सफाई किस तरह से देनी चाहिए जो सबके लिए थोड़ा सा राहत वाली बात हो। देखिए लक्ष्मण, सीधा सा प्रिंसिपल है, कमाई है तो टैक्स तो होगा ही होगा। तो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो से कहीं पर मेंशन नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं देना, वो तो उनसे मैं सहमत नहीं हूं। और जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आती, मैं तो सब क्रिप्टो के मुनाफे करने वाले लोगों को सलाह दूंगा कि आप मैक्सिमम रेट पे टैक्स दे दीजिए। अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, अभी आप इसको कैपिटल एसेट मत मानिए, अभी आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मत मानिए, अभी आप कुछ भी इसको नाम दीजिए, पर आप टैक्स इस पे मैक्सिमम रेट पे जमा करा दीजिए जब तक सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। मुझे लग रहा है सरकार पहले इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना चाहती है लक्ष्मण, उसके बाद इसमें टैक्स की क्लैरिटी अपने आप सामने दिखाई दे जाएगी। क्या ये एसेट क्लास है, क्या ये करेंसी है, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट का संसाधन है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए सभी क्रिप्टो निवेशकों को मेरी ये सलाह है कि वो मैक्सिमम रेट से सेफ साइड चलने के लिए इस पर टैक्स जमा कराते रहें जब तक इसमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आती। चलिए, हम लोग कई सारे मुद्दों पे चर्चा कर लिए, हालांकि इस पर जितनी चर्चा की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि हर लोगों की अपनी अलग अलग राय है कि टैक्स बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। शो का वक्त थोड़ा सा अब खत्म होने वाला है, तो मैं दो सजेशन आपसे चाहूँगा, गौरी जी और कोहली साहब दोनों से, जो इस बार बजट में आप देखना चाहेंगे जिसकी चर्चा की उसके अलावा। कोहली साहब, शुरुआत आपसे। मैं लक्ष्मण, सजेशन मैं ये देना चाहूंगा कि आयकर एक्ट को पूरे को एक रिव्यू करके, और छोटी छोटी उसमें ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत आउटडेटेड है, मुझे लग रहा है उनकी छटनी करने की जरूरत है। उदाहरण मैं एक दे देता हूं, नहीं तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। एक चिल्ड्रंस अलाउंस है, उसमें 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे मिलता है। अब आप 100 रुपए, तो आजकल देखा जाए तो कौन सा स्कूल है जो 100 रुपए फीस लेता है महीने की? कोई भी टियर 1, टियर 2, टियर 3, बल्कि गांव में भी 100 रुपए से शायद ऊपर फीस जाती हो। तो मुझे लग रहा है ऐसे छोटे छोटे जो अलाउंसेस हैं जो कि बहुत साल से चले आ रहे हैं लक्ष्मण, उनके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए और उनको लाना चाहिए। और एक सजेशन मैं और दूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, कि एक मैरिज अलाउंस ले आना चाहिए। शादी ये मान के कि कोई एक ही बार करता है, एक वन टाइम डिडक्शन
मैरिज अलाउंस की दे देनी चाहिए उस व्यक्ति को जब उसकी शादी हो रही हो। ये दो छोटी बातें, बाकी लिस्ट बहुत लंबी है लक्ष्मण, फिर मौका मिलेगा तो इसको फिर जिक्र करेंगे। आपकी तो शादी हो चुकी कोहली साहब, फिर आप मैरिज अलाउंस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे मैं खाली अपना थोड़ी ना सोचूंगा लक्ष्मण, अच्छा, आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। टैक्स पेयर्स का सोचूंगा। चलिए जी। गौरी, आप कोई दो सुझाव? देखिए लक्ष्मण, क्योंकि आपने दो सुझाव पूछे हैं तो मैं आपको एक बताती हूँ जिसमें सरकार का फायदा होगा, दूसरा बताती हूँ जिसमें टैक्स पेयर्स का फायदा होगा। तो जिसमें तो सरकार का फायदा होगा वो ये है कि जितने पुराने सालों की रिटर्न है जो अब टैक्स पेयर्स नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू डेट और बिलेटेड रिटर्न की डेट भी निकल चुकी है, लेकिन जो भरना चाहते हैं, चाहे विद पेनल्टी भरना चाहते हैं, लेकिन वो भर ही नहीं सकते क्योंकि अब डेट ही नहीं है, तो उनको एक वन टाइम रिलीफ दे देना चाहिए कि इस साल आप पिछले जितने भी सालों की आपकी रिटर्न मिस हुई है वो सारी आप भर दीजिए। इससे सरकार को कुछ बेनिफिट ही होगा, उनको टैक्स ही मिलेगा, उनका कोई नुकसान इसमें मुझे नहीं दिखता है। दूसरा बेनिफिट, जो दूसरा सुझाव है वो है टैक्स पेयर्स के लिए, जिसमें LTCG की अगर बात करें इक्विटी पे, तो 2 साल पहले 3 साल पहले 10% टैक्स उस पर लगा दिया गया था। तो मुझे लगता है ये अभी कुछ साल तो यहाँ रहने वाला है, हटने वाला नहीं है, लेकिन इसमें 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि 1 लाख तक आपका जो प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स नहीं देना। इसको बढ़ा के कम से कम 3 लाख कर देना चाहिए, ताकि जो इक्विटी में इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है इक्विटी की तरफ वो बना रहे। चलिए, तो आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो दोनों बहुत खुश हो रहे हैं आप लोगों के सुझाव को सुन करके, और शायद इनमें से कुछ सुझाव को आपको बजट में देखने को ही मिल जाए। और